गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर नंबर 13 में आप एमीन पढ़ रहे थे। एमीन की अगर बात करें तो इसमें इसके विवेचन की विधियां, इसके भौतिक गुणधर्म हो गए थे। हम लास्ट में क्षारीय सामर्थ्य को डिस्कस किए थे। क्षारीय सामर्थ्य में जो कॉन्क्लूजन निकल कर आया था वो ये था कि एमीन है अपने पास और उसमें यहाँ लोन पेयर है। प्रोटॉन को ये जितनी आसानी से उपलब्ध होता है उस एमीन का क्षारीय सामर्थ्य उतना ही अधिक होता है। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता जितनी ज़्यादा होगी प्रोटॉन के लिए, उसका क्षारीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा बताया था। और ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्षारीय सामर्थ्य को घटाएगा क्योंकि वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी इलेक्ट्रॉनों को इधर धकेलेगा और ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा, जिससे उसकी क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा आप लोगों को बताया था। और ये कहा था कि इसमें हम एनिलीन और अमोनिया में भी क्षारीय सामर्थ्य देखेंगे। एनिलीन और अमोनिया को लेकर एक क्वेश्चन यहाँ बनता है। उस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन यह है, पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे हमारे। एनिलीन तथा अमोनिया में कौन अधिक क्षारीय होता है? ये आधे नंबर का क्वेश्चन हो गया। और क्यों? ये करते ही ये क्वेश्चन जो है 1 से 2 नंबर तक हो जाता है। इसमें आप लोगों को इन दोनों में से पहले ये बताना है कौन अधिक क्षारीय है, फिर उसके ज़्यादा और कम होने के कारण को बताना पड़ेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आंसर बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, एनिलीन जो नाम है उससे आपको उसकी संरचना बनानी आनी चाहिए। ये सर्कल भी घुमा सकते हैं, यहाँ ये है, ठीक। इसमें ये इलेक्ट्रॉन देखो, इस एनिलीन में अनुनाद आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि इसमें जब अनुनाद होता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं। ऐसे होने से नई अनुनादी संरचना बनती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ NH2 यहाँ प्लस हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, यहाँ माइनस आ गया है, ये डबल बॉन्ड। क्लियर? इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। ऐसा होने से नई अनुनादी संरचना बनती है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड जैसा का जैसा है, अनुनाद आपको बनाना आना चाहिए। डबल बॉन्ड आया है, ये रिंग टूटी नहीं है, यहाँ माइनस आ गया और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अनुनाद में नेगेटिव चार्ज पाई बंद की तरफ चलता है और ये यहाँ आएगा। ऐसा होने से देखो, अनुनादी संरचना बनाना आपको पहले सिखाया जा चुका है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। यहाँ माइनस आया, ये वो। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और इसकी जो मूल अनुनादी संरचना है, मूल जो संरचना है वो अपने को मिल जाती है। NH2 लोन पर वापस यहाँ पहुँच गया। ये कहानी है एनिलीन की। अगर राजस्थान बोर्ड में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें दे सकता हो कि एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, तो ये सब एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं हैं।
एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं। एनिलीन की इन अनुनादी संरचनाओं में आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर अनुनाद में जा रहा है, और अनुनाद में जाने के कारण वो आपको इस एक जगह कम मिलने की संभावना है। यानी प्रोटॉन आया और उस प्रोटॉन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन को आसानी से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या कहेगा? अरे वाह, इसने मेरे को इलेक्ट्रॉन दिए, ये अच्छा क्षार है। हम देखे थे कि H+ ग्रहण करने वाला जितनी आसानी से H+ लेगा वो उतना ही अच्छा क्षार होगा। तो यहां अगर H+ आएगा और उसको इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेंगे तो मैं क्या कहूंगा? अगर इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेंगे तो ये प्रोटॉन उसको ये कहेगा बहुत अच्छा क्षार है, और इसको बहुत आसानी से नहीं मिलेंगे तो क्या बोलेगा? बहुत बेकार है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन तो अनुनाद में चला गया, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ढूंढता हुआ आया। जब वो इस नाइट्रोजन के पास आया तो इसको बोला इलेक्ट्रॉन, बोले इलेक्ट्रॉन तो ही नहीं गए। जब वो भटकता भटकता इधर आया तो फिर आगे बढ़ गए। यानी इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता एनिलीन में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता अनुनाद के कारण कम हो गई है, और कम होने के कारण प्रोटॉन को आसानी से नहीं मिलते हैं। इतना समझो, जवाब आप देंगे। दूसरी तरफ मैं आया किसके पास? अमोनिया के पास। अमोनिया को पूछा मैंने कि बता तेरे इलेक्ट्रॉन अनुनाद में गए कि नहीं गए? तो भैया अमोनिया तो ऐसी है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर। जाएं तो कहाँ जाएं? ये तो यहीं रहेंगे, इसमें कोई अनुनाद नहीं हो रहा है। दोनों एक ही बात है। मैंने प्रोटॉन को कहा कि जा, तेरे को एनिलीन भी नजर आ रही है, तेरे को अमोनिया भी नजर आ रही है, बता तेरे को आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है? अगर आप को यही क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ ये अमोनिया है और ये एनिलीन है, ये अमोनिया है, ये एनिलीन है, प्रोटॉन को आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? प्रोटॉन को आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो आपका जवाब क्या होगा कि सर देखो, इसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाएगा तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन अनुनाद में गए हुए मिलेंगे। ये ऐसी कहानी है जैसे किसी की कोई उधार मांगता हो और मांगने वाला ठीक है कि नहीं, मांगने वाला आया और पता चला जिसके मांगता है जवाब मिला वो तो गया हुआ है, तो क्या उसको पैसे मिलेंगे? नहीं। क्या बोलेगा? ये तो बहुत बेकार इंसान है। उधार मांगने वाला आया, उसको पैसा नहीं मिला, क्या बोलेगा? यार ये तो बहुत बेकार, इसको पैसा नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ जिसके मांगता है वो घर पर मिला, और मिला तो उसने कहा पैसे, उसको पैसे मिल गए, वो क्या बोलेगा? यार बहुत अच्छा आदमी है, पैसे लिए, पैसे दिए। तो इसके पास ये जब लेने के लिए आया तो पता चला घर पर कि वो तो गए हुए हैं, बोले वही हो लेकिन बोले गए हुए हैं। तो समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि वो अनुनाद में चला जाता है, अनुनाद में विस्थानीकृत हो गया है। इसका इलेक्ट्रॉन स्थानीकृत है, लोकलाइज है, वही है, प्रोटॉन को आसानी से मिल जाएगा। अब आप ही बताओ, प्रोटॉन किसको अच्छा क्षार बताएगा, अमोनिया को कि एनिलीन को? बोलो। आपका जवाब है अमोनिया को। ठीक है, तो यहां पर एनिलीन तथा अमोनिया में कौन अधिक क्षारीय है तथा क्यों? तो आंसर में आप क्या कहेंगे कि अमोनिया जो है
वो अधिक क्षारीय है किससे? एनिलीन से। यस, एनिलीन से। ये क्या क्रम आया? क्षारीय सामर्थ्य। पूछे ना एग्जाम में कौन अधिक क्षारीय है, तो ऐसे लिखना, आप ऐसे लिखना। यस, उसको क्लियर दिख जाएगा। अच्छा, बच्चे ने सही जवाब दिया है, आधा नंबर पक्का हो गया। क्यों? क्योंकि जवाब में ये बनाना पड़ेगा, और आप फिर ये बनाकर यहां पर क्या लिखेंगे? स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन। स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन कहीं जाते नहीं है। बात समझ में आ गई? ये कैसे क्या हो गए बच्चों? स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो आप फिर ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे पहला इसका जवाब, एनिलीन तथा अमोनिया में, एनिलीन तथा अमोनिया में अमोनिया अधिक क्षारीय है। क्यों? क्योंकि एनिलीन में, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि एनिलीन में अनुनाद के कारण, क्योंकि एनिलीन में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम हो जाती है। क्या लिखेंगे बच्चों? फिर सुना देता हूं, फिर सुनेंगे आप। अमोनिया तथा एनिलीन में अमोनिया अधिक क्षारीय होता है तथा एनिलीन कम क्षारीय होता है। लैंग्वेज आप कैसे भी, जैसा क्वेश्चन दे वैसी लैंग्वेज दे सकते हो। वो कहे क्वेश्चन डायरेक्ट भी दे सकता है, वो ऐसे दे सकता है कि अमोनिया की तुलना में एनिलीन कम क्षारीय होता है। क्यों? अमोनिया की तुलना में एनिलीन कम क्षारीय होता है, क्यों? तो आप कहेंगे क्योंकि, ऐसे ये भी कह सकता है कि एनिलीन की तुलना में अमोनिया अधिक क्षारीय होता है, क्यों? या पूछ लिया कि कौन अधिक क्षारीय है, तो फिर बताना पड़ेगा। तो क्योंकि जवाब में आपको लिखना है क्योंकि, क्योंकि एनिलीन में, क्योंकि एनिलीन में अनुनाद के कारण, सुन रहे हो? क्योंकि एनिलीन में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे उसका क्षारीय सामर्थ्य कम हो जाता है। जबकि अमोनिया में, जबकि अमोनिया में नाइट्रोजन पर स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन होता है, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन अनुनाद में नहीं जाता है, इसलिए प्रोटॉन को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए प्रोटॉन को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे अमोनिया की क्षारीय सामर्थ्य अधिक होती है। क्लियर हुआ? ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। देखो आपको एग्जाम में एनिलीन के साथ में अमोनिया नहीं देके वो पूछ सकता है, क्या? वो आपको पूछ सकता है कि बताओ, एक तरफ आपके पास एनिलीन है, दूसरी तरफ आपके पास 1 डिग्री एमीन है। यस, ये लॉन पेयर नहीं दे तो भी समझ जाओ ये लो, नहीं ये लो तो भी आपको पता होना चाहिए। पूछ रहा है इनमें कौन अधिक क्षारीय है। तो देखो बच्चों, ये जो है एरोमेटिक एमीन है, यहां लैंग्वेज चेंज करके कई तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। एरोमेटिक एमीन, और इसको कहा जाता है एलिफेटिक एमीन, जो कि चैप्टर के शुरू में सिखा दिया था। एलिफेटिक एमीन, समझ आई बात? आपको पूछ रहा है कि एरोमेटिक एमीन तथा एलिफेटिक एमीन में कौन अधिक क्षारीय है, कौन अधिक क्षारीय है तथा क्यों। समझ? तो इन दोनों में कौन अधिक क्षारीय होगा? सिंपल, इसका इलेक्ट्रॉन अनुनाद में जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है। आपको ये लैंग्वेज देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरोमेटिक एमीन तथा एलिफेटिक एमीन में कौन अधिक क्षारीय है। आपको ऐसे भी कहा जा सकता है कि एनिलीन, इधर देगा आपको एनिलीन,
और उधर दे देगा कोई भी, जैसे मेथिलेमीन, एथिलेमीन, है ना, मेथिलेमीन या एथिलेमीन, ठीक है। एनिलीन तथा मेथिलेमीन में कौन अधिक क्षारीय है तथा क्यों? जवाब वही होगा, क्या? ये वाला एनिलीन फिर कम क्षारीय हुआ। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन है, अर्थात वो लोन पेयर अनुनाद में नहीं जाता, इसलिए प्रोटॉन को आसानी से उपलब्ध हो जाता है निवास में। तो एग्जाम में पूछे क्या कि एरोमेटिक एमीन तथा एलिफेटिक एमीन में कौन अधिक क्षारीय है तथा क्यों? तो आप कहेंगे एलिफेटिक एमीन का क्षारीय सामर्थ्य, एलिफेटिक एमीन का क्षारीय सामर्थ्य एरोमेटिक एमीन की तुलना में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि एलिफेटिक एमीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्थानीयकृत होता है, अर्थात वो अनुनाद में नहीं जाता है, इसलिए प्रोटॉन को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः इसका क्षारीय सामर्थ्य अधिक होता है। इसके कम को समझाएंगे तो क्या कहेंगे? क्योंकि एरोमेटिक एमीन अथवा एनिलीन कहकर बोलूं में अनुनाद के कारण, ये कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता घट जाती है, जिससे उसका क्षारीय सामर्थ्य कम हो जाता है। क्वेश्चन क्लियर? लिखना पड़ेगा और ये अनुनाद बताना पड़ेगा एनिलीन में, तब नंबर आएंगे। बच्चों एक खास बात थी जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही समझा रहा हूँ जैसे क्लास में बताते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना क्लास में रहते हुए करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक दो कारण मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो भी बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुने, समझें, पहली बात। दूसरा यह है कि उसको नोट्स में पढ़ें, और जो काम आप नहीं कर रहे हैं वो ये है कि इन रिएक्शंस को, इन अनुनाद को, इन सबको लिखकर याद करें। थ्योरी भले मत लिखो, लेकिन जो केमिस्ट्री है इसको रफ नोटबुक में या फेयर नोटबुक में लिख लिख के याद करो आप, वरना आपके नंबर नहीं आएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर जरूरत पड़ने पर बोलूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने से, वीडियो लेक्चर देखने से, समझने से समझ में आएगी, पर नंबर नहीं आएंगे, याद नहीं रहेगी लंबे समय तक, जब तक कि आप उसकी संरचनाओं को, उसके रिएक्शन को लिख लिख के याद नहीं करेंगे। एग्जाम में से सोचते रहेंगे यार क्या लिखूं, ऐसे कुछ होता है पर क्या लिखूं, लिख नहीं पाएंगे जब तक आप नहीं लिखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझेंगे और रिएक्शन को देख लिया, अनुनाद देख लिया एक बार, फिर बिना देखे लिखेंगे। ऐसा बार बार किया तो ही अच्छे नंबर आएंगे, तो ही ये समझ में आएगी आगे, वरना मैं लेक्चर पे लेक्चर खत्म करते चला जाऊंगा और आप जो है समझ जाओ फिर क्या होने वाला है। मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा और आप टेंशन में आ जाएंगे, फिर कहेंगे कोरोना में ने हमारे को बर्बाद कर दिया, और कोरोना ने तो किया जो किया, सिंगोदिया जी ने और बर्बाद कर दिया, जो कि आज तक मेरे को सुनने को नहीं मिला है। और मैं चाहता हूँ अभी भी नहीं सुनने को मिले, इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि बच्चों आप लिख लिख के याद करो रिएक्शंस को, है ना, संरचनाओं को, अनुनाद को, इनको, वरना समझ में तो आ रहा होगा लेकिन नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, नोट्स भले आपके पास है, नोट्स आपके पास है तो भी कोई बात नहीं, रफ में उसको बिना देखे लिखो, फिर मैच करो कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ एक आध जगह कहीं करेक्शन हो रहा है तो एडिट हो रहा है तो वो देखते जाया करो आप। ठीक है, तो आज से आप लिख लिख के याद करेंगे। चलो जी, ये हो गया। इसमें और क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, निम्न में क्षारीय सामर्थ्य, निम्न में क्षारीय सामर्थ्य का क्रम बताइए, है ना। और वो कोई भी दे सकता है। जैसे देखो, पहला मैं आपको देखकर बताता हूं।
वो गोला भी घुमा सकता है यहाँ भैया, बेंजीन वाला अल्टरनेट बॉन्ड नहीं बना कि गोला घुमा देगा, हो गई बेंजीन। ये लो जी एनिलीन, दूसरी भी एनिलीन। और ये सर मजा आ गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं आता? हम बता देंगे सर क्षारीय सामर्थ्य किसका ज्यादा, सर क्षारीय सामर्थ्य सबका बराबर है क्योंकि सब एनिलीन है, लेकिन मैंने यहां जोड़ दिया NO2 और यहां जोड़ दिया OCH3 इस तरीके से। अब देखो आप, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब बताओ एग्जाम में आ गया साहब, इनमें क्षारीय सामर्थ्य के क्रम को बताइए या समझाइए। तो बच्चों ऐसा है, इसको हटाने पर तो सब बराबर है। अब इन समूह की वजह से क्या हो रहा है ये देखना है, इन समूह की वजह से क्या हो रहा है ये देखना है कि इन समूह की वजह से यहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ रहा है कि घट रहा है। यहां जो लोन पेयर है इसकी उपलब्धता बढ़ रही है कि घट रही है। अगर ये समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला है, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, आते लेक्चर में कहा था इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, इलेक्ट्रॉन देने वाला क्षारीय सामर्थ्य को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्षारीय सामर्थ्य को घटाता है। बात समझ आ गई? तो NO2 कैसा है, लेने वाला कि देने वाला? ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बताया था, 3 प्रभाव लिए थे, मेसोमेरिक, हाइपरकंजुगेशन, इंडक्टिव, प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन। इसका अतिसंयुग्मन नहीं बताया था। ये प्रेरणिक प्रभाव लगाता है, ये मेसोमेरिक लगाता है। मेसोमेरिक में इसका -m होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है, इसका -I होता है, ये बताया हुआ है। दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, दोनों प्रभाव से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसमें देखो इसके पास लोन पेयर है, इसका +m है, क्या है +m में इलेक्ट्रॉन देगा उधर और -I में इलेक्ट्रॉन लेगा। ये दोनों प्रभाव विपरीत चल रहे हैं। आपको बताया था कि +m मिथॉक्सी ग्रुप का +m -I से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला प्रभाव ज्यादा हुआ। इससे तुलना करेंगे, एनिलीन से तुलना करेंगे, क्या एनिलीन से तुलना करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला है OCH3, NO2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। लेने वाला क्षारीय सामर्थ्य को कम करेगा, देने वाला क्षारीय सामर्थ्य को बढ़ाएगा। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्षारीय सामर्थ्य को कम करेगा, देने वाला बढ़ाएगा, तो क्षारीय सामर्थ्य क्रम क्या निकल कर आएगा? ये सबसे अच्छा क्षार हुआ, यानी 3 नंबर सबसे अच्छा क्षार हुआ, 2 नंबर उससे कम है और 1 नंबर इससे भी बेकार है। ये वाली कहानी समझ में आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं, इलेक्ट्रॉन खींच के बेकार क्षार, इसकी तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉन दिए गए, देकर इसने किया अच्छा क्षार। यह वाला क्रम निकल कर आ गया। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत? ऐसा ही एक पहला उदाहरण था, दूसरा और कर लेते हैं यहाँ, फिर आगे चलते हैं। देखो आप, ये पहला टाइप लिया, पहला लिया, ये दूसरा ले लेते हैं। आपके पास एनिलीन है और एनिलीन को लिखा जाता है ArNH2 भी लिखा जाता है। ये एनिलीन है, ये अमोनिया है, ये CH3NH2 है, ये CH3 2NH है, ये है। इसको मैंने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर आपको याद हो, इनमें क्षारीय सामर्थ्य क्रम बताना है। अगर आपको याद हो तो ये कौन है? एनिलीन। और मैंने कहा था कि एनिलीन अमोनिया से भी बेकार क्षार होता है, यह समझाया है, और एलिफेटिक एमीन से भी बेकार क्षार होता है। तो सबसे बेकार कौन सा हो गया? फर्स्ट। सबसे बेकार मतलब सबसे दुर्बल क्षार। इनमें देखो आप, इनमें बताया था 2 डिग्री सबसे अच्छा होता है, बताया था। उससे कम 1 डिग्री अमोनिया सबसे बेकार होता है, सेकंड उससे अच्छा है
थर्ड वाला उससे अच्छा है और फोर्थ वाला उससे भी अच्छा है। ये क्षारीय सामर्थ्य का क्रम निकल कर आ गया। कुल मिला के एग्जाम में आपको क्षारीय सामर्थ्य का क्रम कारण सहित आना चाहिए। क्लियर? ये था एमीन में क्षारीय सामर्थ्य। ठीक है, इसके बाद अब अपने को देखना है एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। एमीन के विरेचन की विधियां देख ली, उसके भौतिक गुण देख लिए, क्वथनांक, विलेयता, गंध वगैरह। ठीक है, फिर हमने देख लिया उसके क्षारीय सामर्थ्य। अब उसकी देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अब अपने को देखना है एनिलीन की, या ये कह सकता हूं सॉरी, एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, चलो जी इसको रफ कर देते हैं। तो आज की क्लास में आपने पढ़ने के अलावा क्या सीखा? यही सीखा कि लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। कॉपियों पर कॉपियां भर दो, आप परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा जो आपका सब्जेक्ट है वो। देखिए, आप अगर वास्तव में मन लगा के पढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ इसकी तो बराबरी ही नहीं है। आने का समय बच रहा है, जाने का समय बच रहा है। ठीक है, सर क्लास में एक बार बोलते हैं, यहाँ बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं, 5 दिन बाद में फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लिख लिख के याद करें भैया। आगे चलते हैं। टॉपिक अपना क्या था? एमीन। ठीक है, यस। तो अब अपने को क्या पढ़ना है? एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारी हैं, जिनमें पहली है एमीन क्षार हैं तो उनकी क्षारीय प्रकृति की अभिक्रियाएं। एमीन की क्षारीय प्रकृति की अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं वो एक ही बात है, कौन है? रिएक्शंस। ठीक है, एमीन की क्षारीय प्रकृति की अभिक्रियाएं यानी कि एमीन क्षार है, ये बताने वाली रिएक्शन। तो ये बताने वाली रिएक्शन है कि जब वो अम्ल के साथ रिएक्शन करे और लवण बनाए तो उसकी क्षारीय प्रकृति को बताएगा। एमीन की क्षारीय प्रकृति की अभिक्रियाएं, और ये किससे होंगी? अम्ल से। यानी ये बोला जाए कि अम्ल से अभिक्रियाएं बताइए आप, एमीन के अम्ल के साथ अभिक्रियाएं बताइए। तो देखो आप CH3NH2 ये है, इसका नाम है मेथिलेमीन, और ये इसमें HCl मिला दिया, HCl मिला दिया। अब अपने को पता है इसके पास लोन पेयर है, HCl अम्ल है, अम्ल है ये जानते हो आप, ये H देगा इसके पास आएगा, क्या बन गया? CH3NH3 प्लस बन गया, साथ में Cl ये बन गया, ये बन गया लवण। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल अमोनियम क्लोराइड। मेथिल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मेथिल अमोनियम क्लोराइड। ये लवण है भैया, ये लवण है, लवण, सॉल्ट। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर मेरे पास यहाँ एथिल होता तो एथिल भूल जाता, वही रिएक्शन होती। आर एल्किल होता तो आर एल्किल हो जाता। जैसे देखिए मेरे पास मैं एल्किल समूह ले लेता हूँ, RNH2,
है ना। इसकी रिएक्शन में H2SO4 से करवा दी। अब आप ऐसे नहीं कि सर आपने तो R लिखा था और एग्जाम में जो है मेथिलेमिन से पूछ लिया, एथिलेमिन से पूछ लिया, ये सब आप, ये कॉमन बातें होती हैं जो जिसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। ऐसे नहीं कि ये लो आर ही सर आर ही था, अब हम वहाँ पर तो मिथिल आ गया, अब हम क्या करें, हमने तो आर लिख दिया। जैसा क्वेश्चन में चाहता है ना वैसा लिखना होता है। H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगी। अब मुझे पता है कि ये 2H+ दे सकता है, तो एक एमीन का मॉलिक्यूल एक H+ लेगा तो मेरे को 2 मॉलिक्यूल चाहिए, 2 मॉलिक्यूल चाहिए। तो देखिए RNH3, एक मॉलिक्यूल ने H+ लिया तो ये बन गया, दूसरे वाले ने का दूसरा भी हो जाएगा, तो ये कितने धानों से बन जाएंगे, 2। और इसके साथ कौन आ जाएगा, SO4-2, तो ये कितना आ जाएगा, 2। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल अमोनियम सल्फेट, एल्किल अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। हो गया साहब। ऐसे ही अपने पास RNH2 एमीन है, H2PtCl6 क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल है ये। रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो इससे कितने मॉलिक्यूल काम में आएंगे, 2। एक H+ एक मॉलिक्यूल के द्वारा लिया जाएगा, दूसरा H दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा दिया जाएगा और ये लवण बन जाएगा। ये भी लवण है भैया, ये लवण है, ये लवण है, ठीक है, क्या है ये, लवण है। ऐसे देखो इसके साथ होगी तो ये बन जाएगा RNH3+2 PtCl6-2, 2 धनावेश 2 ऋणावेश। इसका नाम था क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, यह बन जाएगा एल्किल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट, एन एल्किल, या डायरेक्ट बोल सकते हैं एल्किल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट। यह एक प्रकार का लवण बन गया भैया। ऐसे ही अगर मैं इसकी रिएक्शन और धातु, ये धातु अम्ल है, इसकी रिएक्शन में HAuCl4 क्लोरो ऑरिक अम्ल है, ये क्लोरो ऑरिक अम्ल, क्लोरो ऑरिक अम्ल है। और यहां से देखिए क्या बन जाएगा, RNH3+ AuCl4- एल्किल अमोनियम, एल्किल अमोनियम, एल्किल अमोनियम क्लोरो ओरेट। और ये क्या है, ये लवण है भैया। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रियाएं हैं, ये एमीन की क्षारीय प्रकृति को रिप्रेजेंट करती हैं। ये अभिक्रियाएं एमीन की क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। इनसे ये क्लियर होता है, इनसे क्लियर होता है कि भाई एमीन जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है और वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न लवण बनाता है। ये थी एमीन की क्षारीय प्रकृति की अभिक्रियाएं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। दूसरी अभिक्रिया, धातु आयन के साथ अभिक्रिया। ये तो अम्ल के साथ थी, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया भाई, लवण बनाया। अब हम देखेंगे धातु आयन के साथ। एक आध बार ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई एमीन की क्षारीय प्रकृति की अभिक्रिया लिखो, तो HCl के साथ लिख देना। यस, दूसरी रिएक्शन धातु आयन के साथ, धातु आयन,
धातु आयन कौन से हो सकते हैं? धातु आयन हो सकते हैं Ag प्लस Cu प्लस 2 एटसेट्रा इत्यादि, आदि आदि हो सकते हैं। देखो इसके साथ मान लीजिए मेरे पास CH3NH2 मिथिलिमिन है, इथिलिमिन हो सकता है, एल्किलिमिन हो सकता है। इसकी रिएक्शन करवा दी गई AgCl के साथ, नेवासन, तो यहां से यह संकुल बनता है, 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। और रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में ऐसे होता है कि AgCl टूटेगा तो Ag प्लस बनेगा, और Ag प्लस क्या करेगा? इससे लॉन पेयर लेगा, AgCl से Ag प्लस आएगा और वो इससे क्या करेगा? लॉन पेयर लेगा। और देखिए कैसे, ये Ag था और CH3NH2, इसके पास लॉन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही NH2CH3 ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, उपसेचक बॉन्ड बना लेगा, और जो प्लस था वो इस पर रहेगा। नहीं बात समझ में? इसके साथ लोन पेयर दिया दूसरे मॉलिक्यूल ने लोन पेयर दिया और इसके साथ 2 उपसेचक बंध बन गए, ये संकुल बन गया। और देखो जी, अगर ये AgCl लिया है तो यहां पर Cl माइनस, ये संकुल लवण है, कॉम्प्लेक्स, जो जिसको आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हैं। बात समझ आ गई? किसमें पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हैं। यहां आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बोला गया है कि जो एमीन होते हैं वो एमीन धातु आयन के साथ अभिक्रिया करके, सुन लो, एमीन जो हैं वो धातु आयन के साथ अभिक्रिया करके संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे कॉपर है, ठीक है, और कॉपर प्लस 2 होता है, कॉपर प्लस 2 है, ठीक है, कॉपर प्लस 2 है, और यहां आपने लिया CH3CH2NH2 एथिलेमिन ले लिया, तो इसके साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3CH2 NH2 4 टाइम्स Cu, और इस पर क्या आएगा? प्लस का 2 आएगा। ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसमें इस कॉपर के साथ में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाते हैं। ऐसे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। इधर क्या आ जाता है? EtNH2, इधर आ जाएगा EtNH2। तो जो नाइट्रोजन है ना वो अपना लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, NH2ET, 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 ET मतलब इथाइल, और इस पर क्या जाता है? प्लस का 2 आता है। तो इस टाइप से यहां क्या बनता है भाई? संकुल बनता है। तो ये जो है, ये संकुल जो है वो गहरा नीला रंग का होता है, गहरा नीला संकुल। यस, तो अब अपने को क्या, संकुल यौगिकों का आकृति, आकार, सब कुछ जो है अध्याय नंबर 9 में पढ़ाया जाएगा आपको। यहां तो केवल अपने को ये सीखना था, इसकी भी जरूरत नहीं है अभी। यहां ये क्या है, कितना शेप है, क्या शेप है, क्या संकरण, अलग बात है। अभी ये ध्यान रखना है इसमें कि एमीन जो है, एमीन लिखूंगा नहीं, सुन लीजिए, एमीन धातु आयन के साथ अभिक्रिया करके, एमीन धातु आयन के साथ अभिक्रिया करके संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये थी दूसरी अभिक्रिया धातु आयन के साथ, ठीक है। तो बच्चों अभी अपन ने क्या पढ़ा? एमीन में क्षारीय सामर्थ्य, उसको समाप्त किया, और एमीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली उसकी क्षारीय प्रकृति की अभिक्रिया अर्थात अम्ल के साथ पढ़ी। दूसरी अभिक्रिया धातु आयनों के साथ एमीन की अभिक्रिया पढ़ी। ऐसे अपन एल्किलीकरण, बेंजोइलीकरण, आगे और भी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर का, ठीक है बच्चों। तो आज का ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी समझ में आता रहेगा। धन्यवाद।